Hey everyone, I am Lavanya and I welcome you to the second part of this lecture, Control and Coordination for class 10th. So let's quickly start with the second part of this lecture for Control and Coordination, class 10th. Coordination between nervous and muscular tissue. इनके बीच में कोऑर्डिनेशन पहले तो कैसे इस्टेब्लिश होता है, अभी हमने देखा भी था कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जो रिफ्लेक्स आर्क्स हैं, पाथवेज हैं, उसमें भी मसल्स इन्वॉल्व हैं। फिर हमने इसके पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी डिस्कस किया था कि जो चेन ऑफ न्यूरॉन्स है वो जाके एंड कहाँ होती है, या तो किसी ग्लैंड पे या फिर किसी मस्कुलर टिश्यू पे। नाउ वील डिस्कस इन अ मच मोर डिटेल कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। For taking place the voluntary action, the brain has to send messages to the muscles. हमें अगर कोई एक्शन करना है, बैठना है, चलना है, उठना है, खड़े होना है, कुछ भी करना है, कुछ पिक करना है, तो इसके लिए किसे काम करना होगा? मसल्स को अल्टीमेटली काम करना होगा। वॉलंटरी एक्शंस करने के लिए हम जो मन से, हम जो अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं, वो करने के लिए ब्रेन को सिग्नल सेंड करना पड़ता है टू द मसल्स। Then the muscles will shorten and it will relax and it will contract and it will help you to move. So basically movement में muscles help करते हैं. Then after the next point is the communication. The communication between the central nervous system and the outer parts of the body is facilitated by peripheral nervous system. Peripheral वाला होता है side वाला. Peripheral nervous system are the nervous system जो साइड वाले होते हैं, साइड लाइंस, जो मसल्स, जो हमारी नर्व्स जिनसे कनेक्टेड रहती हैं, द क्रेनियल नर्व्स और दो स्पाइनल नर्व्स, जो अभी हमने पढ़ा भी था। ये कैसे होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करना चाहेगा अगर बॉडी से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अगर बॉडी के अदर पार्ट से कोऑर्डिनेट करना चाहेगा, कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो वो कैसे करेगा? क्रेनियल नर्व्स के थ्रू करेगा, ब्रेन से निकलेंगी, और स्पाइनल नर्व्स के थ्रू करेगा जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। तब जाके वो बॉडी तक, अपने बॉडी के बाकी अंगों तक अपने मैसेजेस को पहुंचाएगा। सेंसरी नर्व, ये देखो, ये एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है जो समझाएगा कि ये होता क्या है एक्चुअली। सबसे पहले कोई स्टिमुलस, कोई चेंज जाता है हमारे सेंस ऑर्गन, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स उसे कैच करते हैं। फिर एक सेंसरी नर्व होगी जो उसे सीएनएस तक ले जाएगी। सीएनएस में कौन आएगा? ब्रेन या तो स्पाइनल कॉर्ड आएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन रिसीव की जाएगी और प्रोसेस की जाएगी, उसको इंटीग्रेट किया जाएगा कि अब डिसीजन क्या लेना है, फिर वहाँ डिसीजन लिया जाएगा और फिर एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इतने सारे काम होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहाँ से, फिर उनको रिसीव करके उनको प्रोसेस किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, सोचा जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, क्या करना है, फिर कैसे करना है, और उसी रिस्पॉन्स को लेके कौन जाएगा? मोटर नर्व काम कराएगी, लेके जाएगी वापस मैसेजेस, किस तक लेके जाएगी? मसल्स तक लेके जाएगी। फिर मसल्स क्या करेंगी? मसल्स रीअरेंजमेंट कराएंगी अपने प्रोटीन्स का, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, मसल शॉर्टन होगी, उससे क्या होगा? रिस्पॉन्स जनरेट होगा, हाथ पीछे हट जाएगा, या और जो भी एक्शंस होंगे वो कैरी आउट होंगे। दिस इज़ अ सिंपल फ्लो चार्ट जो आपको ये बताएगा कैसे चीज़ें चलती हैं। स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को कैच किया सेंस ऑर्गन ने भेजा कहाँ, किसके थ्रू भेजा? पहले तो सेंसरी नर्व के थ्रू भेजेगी, सीएनएस में, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। वहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करी जाएगी, प्रोसेस कर ली, डिसीजन बना लिया। उसके बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, रिस्पॉन्स को लेके आएंगे मोटर नर्व से मसल्स तक लेके आएंगे। फिर मसल्स के प्रोटीन रीअरेंज होंगे, मसल्स शॉर्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन या नर्वस सिस्टम। हर चीज़ के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ की कोई अच्छाइयाँ तो कोई बुराइयाँ भी होती हैं। नर्वस सिस्टम की लिमिटेशंस क्या हैं?
इस इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं इसको, नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके साथ कभी कभी क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच टू ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। बहुत ही सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ नर्व्स इनर्वेट करती हैं, जहाँ जहाँ जो ऑर्गन्स नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हैं, ओनली दोज ऑर्गन्स विल रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एवरी ऑर्गन, माइंड यू, इन द बॉडी, एवरी ऑर्गन इज नॉट कनेक्टेड बाय द नर्व्स। नर्व्स जो हैं हर जगह नहीं है, नॉट एवरीवेयर, एवरीवेयर नहीं है बॉडी में, कि कहीं कहीं पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कहीं कहीं पे कनेक्शन है, और मैसेजेस सिर्फ वहीं जा सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं सिर्फ वहीं पहुंच सकती हैं जहां नर्व्स कनेक्टेड हैं। एक तो हो गया ये डिसएडवांटेज। अच्छा, तो बाकी ऑर्गन्स क्या करेंगे फिर, बाकी ऑर्गन्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आफ्टर द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, प्रॉब्लम एक और है, जब एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, उसके बाद सेल टेक्स सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म, जिसको कहते हैं ना बीच का कुछ टाइम रिलैक्स, यानी कि एक इम्पल्स जब तक घुस के निकल नहीं जाएगी, जब तक डेंड्राइट से एंटर होके सेल एंडिंग से जो नर्व एंडिंग्स है वहाँ से निकल नहीं जाएगी, तब तक दूसरा इम्पल्स घुस नहीं सकता, तब तक इम्पल्स दूसरा ट्रांसमिट नहीं हो सकता। इसीलिए वो कंटिन्यूअली क्रिएट नहीं कर पाती, कंटिन्यूअली इट कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्सेस, लगातार नहीं कर पाती हैं। दे वांट सम टाइम लैग इन बिटवीन। एक इम्पल्स गई, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाती तब तक न्यूरॉन दूसरी इम्पल्स पकड़ने के लिए एक्टिव नहीं होता है। सो इट कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट, इट नीड्स सम गैप्स, सम टाइम लैग्स इन बिटवीन। एक ये भी प्रॉब्लम है कि ये कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकता, बीच बीच में इसको गैप्स चाहिए। और प्लांट्स के पास तो कोई नर्वस सिस्टम ही नहीं है, तो प्लांट्स को भी एक डिसएडवांटेज है। प्लांट्स के पास कोई नर्व्स नहीं है, तो हाउ विल प्लांट्स कम्युनिकेट? अब इन्हीं प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आगे पता चलेगा आपको कि अच्छा, नर्वस सिस्टम की अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है तो देयर शुड बी सम सिस्टम विच शुड ओवरकम ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, ऑल दीज डिसएडवांटेजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी को बहुत सोच समझ के बनाया गया है, तो सिर्फ नर्वस सिस्टम नहीं है, सिर्फ नर्वस सिस्टम नहीं है, हमारी बॉडी के पास एक और तरीका है जिससे वो चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है। इसको कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। एक तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, नर्वस सिस्टम वाला, अब हम पढ़ेंगे केमिकल कम्युनिकेशन। ये ओवरकम करने में हेल्प करता है जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन की डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो कौन ओवरकम करेगा? द एंडोक्राइन सिस्टम, द हार्मोनल सिस्टम। जहाँ पे नर्व्स नहीं पहुँच सकती वहाँ हार्मोन्स तो पहुँच सकते हैं, तो अब हार्मोन्स पहुँचेंगे वहाँ। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। So now let's study about coordination in plants. There are 3 types of movements in plants. Oh, excuse me, they have written 3. 2 types of movements in plants: independent growth and dependent on growth. एक ग्रोथ पर डिपेंडेंट और एक ग्रोथ से इंडिपेंडेंट। लेट अस सी क्या है ये दोनों। तो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ की पहले बात करते हैं। इंडिपेंडेंट ग्रोथ हैज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ये रिफ्लेक्स एक्शन की तरह है बेसिकली। इमीडिएट रिस्पॉन्स अगर चाहिए तो इंडिपेंडेंट ग्रोथ होगी। प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। प्लांट क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं कौन कौन सा मीन्स? इलेक्ट्रिकल केमिकल, इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। देखते हैं कैसे। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल, हियर इट इज। अब ये करते कैसे हैं प्लांट्स? So for movement to happen, cells change their shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking of cell. Cells कराती हैं movement. अगर उन्हें movement कराना हो, how will they? They will change the turgidity. They will change their turgidity, which is the amount of water in the cell. या तो वो अपने amount of water को बढ़ा लेंगी, they will cause swelling, or they will cause shrinking, जो अमाउंट ऑफ वाटर को घटा के होगा। सो बेसिकली दे विल रेगुलेट द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड देन दे विल कॉज द मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट
When you touch it, the leaves curl inwards. The leaves will curl, they will droop down. How will that happen? Because of turgidity, changing turgidity. पानी निकल जाएगा उसमें से and they will shrink. जब आप उस पे से हाथ हटा लेंगे, थोड़ी देर बाद पानी फिर से आ जाएगा and it will swell again. It will be normal as usual again. Now touch me not is that what we call it, छुई मुई plant. जब भी आप उसको टच करेंगे उसकी लीव्स जो होंगी ड्रूप डाउन कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी. टर्जिडिटी, वाटर कंटेंट वो अपना बदलती हैं और वो मूवमेंट कॉज करती हैं. सिंपल. एक होता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ पे डिपेंडेंट मूवमेंट. नाउ तो डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स. इसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट यानी डायरेक्शनल मूवमेंट. डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट होती है. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जिस दिशा में स्टिमुलस आ रहा है उस दिशा में मूवमेंट होगी तो पॉजिटिव मूवमेंट कहेंगे. जिस दिशा में आ रहा है उसके ऑपोजिट मूवमेंट होगी तो उसको नेगेटिव मूवमेंट कहेंगे. ये जो मूवमेंट है प्लांट्स की वो दिशा के साथ होती हैं, दिशा के अकॉर्डिंगली होती हैं, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस. ठीक है. जैसे जहाँ पे से धूप आ रही है, लाइट आ रही है, उस तरफ प्लांट के शूट ग्रो करती है. जो शूट पार्ट होती है वो कहाँ ग्रो करती है? ऊपर की तरफ ग्रो करती है, लाइट की तरफ ग्रो करती है. और रूट पार्ट जो होती है वो लाइट के ऑपोजिट नेगेटिवली ग्रो करती है. दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. इनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं, जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं. डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट का होना इज ट्रॉपिक मूवमेंट. नाउ ओके, चलो. Tendrils. The part of the tendril away from the object grows more rapidly as compared to the part near the object. Tendril, अगर आपने देखा है, लता वता देखा है कभी, तो जो पार्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वेट लेट मी ड्रॉ इट अगेन. सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट हियर और एक टेंड्रिल ग्रो कर रही है, लता. तो वो लता जो है जिस पार्ट से टच हो रही होगी ना, रिमेंबर नियर द ऑब्जेक्ट वाला पार्ट जो है वो कम ग्रो करेगा और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वाला ज़्यादा ग्रो करेगा. बिकॉज इसकी वजह से क्या होगा? सर्कुलेटिंग टेंड्रिल. इसकी वजह से टेंड्रिल जो होगी, जो लता होगी, बेल होगी, वो पूरी तरह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको कहते हैं रोल हो जाएगी, लपेट आ जाएगी. तो जो दूर वाला पार्ट है वो ज़्यादा ग्रो करेगा, जो पास वाला पार्ट है या जो ऑब्जेक्ट से सटा हुआ पार्ट है वो कम ग्रो करेगा. सिंपली बस इतना याद रखना है. अब नाउ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर हियर. दिस फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म. नाम में ही सबका आंसर छुपा है. फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स एकदम लेक्चर के पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, लाइट. फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट. जियोट्रॉपिज्म, जियो मतलब होता है अर्थ, मूवमेंट अवे फ्रॉम ग्रेविटी या टुवर्ड्स, अवे फ्रॉम ग्रेविटी नहीं कहेंगे, मूवमेंट टुवर्ड्स द अर्थ बोलेंगे, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स. पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है तो ग्रेविटी की तरफ, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है तो धरती से दूर, ग्रेविटी से दूर. फोटोट्रॉपिक में भी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. कीमोट्रॉपिक में केमिकल के रिस्पॉन्स में, किसी केमिकल के रिस्पॉन्स में मूवमेंट, कीमो मतलब होता है केमिकल, केमिकल के रिस्पॉन्स में मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म. ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल. पोलन ट्यूब को कैसे पता चलता है कि उसको ओव्यूल की तरफ ही ग्रो करना है? क्योंकि जो केमिकल सिक्रीट किए गए हैं वो उसे डायरेक्शन देते हैं. हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब होता है पानी, वाटर. तो वाटर के रिस्पॉन्स में मूवमेंट अब पॉजिटिवली भी हो सकता है, नेगेटिवली हो सकता है. वाटर की तरफ होगा तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, अवे फ्रॉम वाटर होगा तो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. इतनी सी चीज़ है, बस वी आर डन. नाउ प्लांट हार्मोन्स. अब ये जो ग्रो करता है, ठीक है, केमिकल सिक्रीट, ये सब कैसे हो रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम भी तो होगा प्लांट का भी कुछ. प्लांट वुड ऑल्सो हैव सम हार्मोन्स.
These are chemical compounds which help to coordinate growth and development and responses to the environment. ये कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और रिस्पॉन्सेज इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के लिए जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं वो रेगुलेट करते हैं। ये कुछ मेन प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, इथिलीन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया। ये सब हार्मोन्स हैं, अभी धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएंगे। इन क्लास 11th यू हैव दिस इन अ लॉट मोर डिटेल, अभी के लिए ज़्यादा याद नहीं रखना है। ऑक्सिन, नाम सबके याद रखने हैं, फंक्शन सबके याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो आप लोगों को इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज एट द शूट टिप। कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ बनते हैं, शूट टिप पे बनते हैं। ये सेल्स को लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करते हैं और फोटोट्रॉपिज्म में हेल्प करते हैं। सोचो ना यार, शूट टिप पे बन रहा है तो प्लांट को अगर लंबा कर रहे हैं तो लाइट की तरफ ग्रो करवा रहे होंगे। फोटोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट, बस इतना याद रखना है कि ये शूट टिप पे होते हैं और लाइट की तरफ ग्रोथ करवाते हैं। जिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जस्ट रिमेंबर वन लाइन, जिब्रेलिन स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, साइटो मतलब होता है सेल, ये सेल डिवीजन करवाते हैं और ये ग्रेटर कंसंट्रेशन में होते हैं फ्रूट्स और सीड्स में। उन फ्रूट्स में जिनको सेल डिवीजन करवाना है तो फ्रूट्स में आपको मिलेंगे और सीड्स में आपको ज़्यादा मिलेंगे साइटोकाइनिन्स। एब्सिसिक एसिड, ऑल्दो ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है पर इतना कुछ बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है, जितना आने वाला है जस्ट दैट मच आई एम टेलिंग यू। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है ग्रोथ। अभी ये सब तो आपने पढ़े पॉजिटिव हार्मोन्स जो ग्रोथ करवाते हैं। एब्सिसिक एसिड एक नेगेटिव हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है। ये विल्टिंग करवाता है लीव्स की, लीव्स का झड़ना, लीव्स का मुरझाना। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में सीड्स को हेल्प करता है थ्राइव करने में, सीड्स को बचे रहने में। स्ट्रेस में, ड्रॉट कंडीशन में, पानी नहीं है, सनलाइट नहीं है, ऐसी कंडीशन में कौन हेल्प करेगा? स्ट्रेस हार्मोन हेल्प करेगा, द एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ग्रोथ को रोकता है। रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये एक नेगेटिव हार्मोन है। ठीक है, नाउ यू हैव हार्मोन्स इन एनिमल्स। जैसे प्लांट में है हार्मोन्स तो एनिमल में भी होंगे और एनिमल्स में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, प्लांट्स में तो फिर भी सिंपल हैं। Hormones are chemical substances which coordinate the activities of living organism and also their growth. अभी हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम का हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं है। नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है जो कि सिर्फ वहीं है जहां नर्व्स प्रेजेंट हैं। बॉडी में हर जगह हर कनेक्शन नर्व नहीं है, इसीलिए हमें चाहिए हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी और उनके ग्रोथ को। स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के पढ़ा था दो सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दीज हार्मोन्स ओनली, जो कि जिनका एक्शन होता है स्लो और लॉन्ग लास्टिंग, जबकि नर्वस सिस्टम का एक्शन था फास्ट और वेरी क्विक फॉर शॉर्ट लिव्ड था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखो आ भी गया यार टॉपिक, the only topic which we were waiting for. Endocrine glands are those glands that secrete their product, the hormones, into the blood. सीधे ब्लड में डालते हैं। The main organ for releasing hormones. इनके पास कोई डक्ट्स नहीं है। डक्ट्स क्या होते हैं? पाइप्स, छोटे आप पाइप्स की तरह समझ लो कि ये कोई कनेक्शंस नहीं है, यहाँ कोई पाइप्स नहीं है जिनके थ्रू वो अपना हार्मोन भेजेंगे। वो अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं और हार्मोन्स वहीं जाके एक्ट करता है। अब आप सोचोगे यार क्यों, अगर सिर्फ ब्लड में डालते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो हार्मोन जो ब्रेन के लिए रिलीज़ किया गया हो वो स्टमक पे जाके एक्ट करने लगे। ऐसा नहीं होगा, जिसका जो टारगेट ऑर्गन है वो वहीं जाके रिएक्ट करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं जो उस हार्मोन को रिसीव करेंगे, दे हैव सम स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। अगर उनके पास वो रिसेप्टर है तभी हार्मोन वहाँ जाके फंक्शन करेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कि सीधे ब्लड में डाल दिया जाता है एंड वेर एवर इट हैज़ टू गो, वेर एवर द टारगेट ऑर्गन इज, इट रीचेज देयर एंड इट रिएक्ट्स।
So you have been given the list of endocrine glands with the hormone names and their functions, which is super duper important. The next page which we are going to discuss. Here it is. ज़्यादा ही sideline हो गया. The first hormone is thyroxine. अब यार ये सारा पेज ना, full page is important, like is very important. Okay, ये सारा पेज नोट करना है, नोट कर लो. रिपीट करना है, रिपीटेडली सुनना है, रिपीटेडली सुन लेना. ठीक है. थायरोक्सिन ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है. थायराइड आपकी नेक या थ्रोट रीजन में होता है. लाइक व्हेन यू स्पीक, तो उस जगह पे हाथ रखिए, थ्रोट पे अपने, यू विल गेट अ थायराइड ग्लैंड. It regulates the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Very simple. It is thyroxine. Thyroxine is a hormone secreted by which gland? Thyroid gland. It is located where? Location कहाँ है? Throat region में या neck region में. करता क्या है? What is the function? The metabolism of carbohydrates, fats and proteins. Growth hormones. Growth hormone is secreted by the pituitary gland, which is also called the master gland, and it is somewhat located in the midbrain. It regulates the growth and development. Growth का क्या यार समझ आ रहा है? ग्रोथ नाम ही है ग्रोथ हार्मोन. तो क्या करेगा ये ग्रोथ हार्मोन? ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा. Isn't it that we have heard of giants और dwarfs? जो बौने होते हैं या जो giants होते हैं, have you seen them ever? Giants are the people who have more of growth hormone secreting. excess growth hormone जिनका बहुत ज़्यादा secrete हो जाता है, they become giants. They become extra tall. और जिनका growth hormone ज़रूरत से भी कम secrete होता है, under secretion होता है, they will become dwarfs. उनकी हाइट एक नॉर्मल हाइट तक भी नहीं पहुंचती. थायराइड ग्लैंड का क्या है? If the thyroid gland doesn't function well, if you have deficiency of iodine in your diet, you will suffer from goiter, जिसमें थ्रोट रीजन में स्वेलिंग आ जाती है. और थायराइड ग्लैंड जो है अपना साइज बढ़ा लेता है. वो कोशिश करता है कि वो ज़्यादा थायरोक्सिन सिक्रीट कर सके, पर ऐसा कर नहीं सकता. सो द स्वेलिंग becomes appearing in your neck. It starts appearing in your neck. The swelling due to the deficiency of iodine in your diet, and which is also called, the disease is called goiter. And this disease is for which gland? Thyroid gland. Which hormone? Thyroxine hormone. Remember this. ग्रोथ हार्मोन कम होगा तो अंडर सिक्रीशन होगा तो बच्चा ड्वार्फ होगा, और ओवर सिक्रीशन होगा तो जाइंट होगा. वेरी सिंपल. एड्रीनालिन. एड्रीनालिन क्या होता है? ये एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है. यू हैव एड्रीनल ग्लैंड ओवर योर किडनीज हियर. लाइक kidneys are somewhat bean shaped organs, and you will have adrenal gland over your kidneys like a cap. It is located above both the kidneys. It regulates your blood pressure. Oh wait, why do I feel थोड़ा साइड हो गया? हाँ अब ठीक है. It regulates your blood pressure, increasing heartbeat, carbohydrate mechanism during emergency. जब इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है. फॉर एग्जाम्पल, यू सॉ अ स्नेक इन योर रूम. क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो जाता है ना, और प्यूपल्स आपकी डायलेट कर जाती हैं, गूज बम्स आते हैं, पाइलो इरेक्शन हो जाता है. ऑल दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एड्रीनालिन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन. इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं और 3F हार्मोन भी बोलते हैं. जस्ट फॉर नॉलेज, 3F हार्मोन भी बोलते हैं. फियर, फाइट, फ्लाइट. या तो फाइट या फ्लाइट या फियर. F, 3Fs. इंसुलिन. Diabetes is a very common disease these days.
and that too diabetes mellitus. If any one of your relatives have it or your grandparents, this hormone is secreted by the pancreas. This happens because of insulin hormone, the disorder of insulin hormone actually. It is secreted by the pancreas. The pancreas is located below your stomach. It reduces and regulates the blood sugar level. ये blood sugar level manage करता है. जब इसकी डेफिशिएंसी होने लगती, इंसुलिन की कमी होने लगती है ब्लड में, तो ब्लड शुगर जो है, शुगर बढ़ जाता है और शुगर यूटिलाइज नहीं हो पाता आपके ब्लड में. सो यू गेट दिस डिजीज, diabetes mellitus. Mellitus means sweet honey. So diabetes mellitus मतलब शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाना, that too because इंसुलिन का लेवल घट गया है. The next one is sex hormones. So the first is testosterone in males. Males में कौन सा हार्मोन होता है? Testosterone in males. This hormone is secreted by the testes. Testis is the part which secretes the sex hormone, which is testosterone in males. The testis is located in the genital area. The testis is located in the genital area. Its changes associated with puberty, that is sexual maturity. When the puberty hits, the testis starts functioning and it starts releasing the hormone, which is the testosterone. For females, the hormone is called estrogen. This hormone is secreted by the ovaries. Ovaries are located in the lower abdomen area. The changes similarly are associated with hitting of puberty, which is the sexual maturity stage. These are the hormones which basically induce the sexual characteristics in the human beings. For males, it is testosterone, which is released by the testes, and for females, it is estrogen, which is released by ovaries. Now this one, importance of iodine. तो अभी हमने पढ़ा था आयोडीन की कमी से you will have goiter. What is the importance of iodine? Why is iodine important in our diet? Iodized salt is necessary because iodine mineral is essential part of thyroxine hormone. When there is a deficiency of iodine in your diet, the thyroxine hormone level goes down. So consequently, you can have this disease called the goiter. It is secreted by the thyroid gland. Thyroxine hormone is secreted by the thyroid gland. Thyroxine, what does it do? It regulates the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. इसका काम क्या है थायरोक्सिन हार्मोन का? द फंक्शन इज टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ carbohydrates, fats and proteins. So you must consume iodized salts, which is necessary for the proper functioning of the thyroid gland, which will secrete thyroxine, and thus it will maintain the balance in the body. Otherwise you will have goiter, which is indicated by the swollen neck, as we have already discussed. Now let us see the next topic, which is this, diabetes. So you have a detailed discussion on diabetes. Diabetes is a very common disease, जो कि you must have heard of many people having this. It is a disease in which blood sugar level increases. We also have discussed this in the earlier slides. क्या discuss किया था? When the insulin level in the blood falls, the blood sugar level will increase. Because insulin manages the blood sugar, insulin level नीचे जाएगा तो blood sugar बढ़ेगा, which will cause this diabetes. And the full name for diabetes is diabetes mellitus, which means honey, sweet. Cause of diabetes. This disease is caused by the deficiency of insulin, जो कि अभी भी पहले भी discuss किया. In the last slide also we have discussed about insulin. It is the hormone secreted by the pancreas, and when the pancreas will not function properly,
the level of this hormone insulin will decrease, which will lead to increased blood sugar levels. इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग योर ब्लड शुगर. जब उसका लेवल ही नीचे जाएगा तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी. नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज? Many of you must have heard of this. Injections of insulin hormone can help the treatment of diabetes. You add insulin basically in your body because the body cannot produce it well. So you add insulin in your body, which will manage your blood sugar level again. Now we reach the very last topic of this chapter, which is the feedback mechanism. And I tell you, this is an extremely important topic, so pay a lot of attention here. The excess or deficiency, the excess या तो ज़्यादा या deficiency कमी of hormones has a harmful effect on our body. Hormones क्या होना चाहिए? बिल्कुल right amount में, balanced होने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम. So the feedback mechanism makes sure that the hormone should be secreted in precise quantity, बिल्कुल उचित मात्रा में secrete हो और right time पे secrete हो. This is the feedback mechanism of the body which ensures, ये हमें एक feedback mechanism हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है जो इस बात पे चेक रखती है कि जो हार्मोन है वो ना तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो ना ही बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रीट हो, that too at the very right moment. Now we will come on to what is exactly feedback mechanism. How does it work? You have it. Feedback mechanism to control blood sugar level is as follows. अब ये दिखाएंगे कि how does this happen? How does your body control the blood sugar level or the insulin in your blood will control the blood sugar level? होगा कैसे ये? So the sugar level in the blood rises. जैसे ही शुगर लेवल ब्लड में बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा? पैनक्रियाज के सेल्स इसको डिटेक्ट कर लेंगे. पैनक्रियाज के सेल्स तक ये पहुंचेगा और ये ब्लड शुगर लेवल की इस बढ़ोतरी को डिटेक्ट कर लेंगे. इसके रिस्पॉन्स में वो इंसुलिन बनाएंगे. इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड शुगर लेवल को गिराएगा, मैनेज करेगा. अब ब्लड शुगर लेवल गिर गया, इसके बाद क्या होगा? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इज, जब ब्लड शुगर लेवल गिर जाएगा तो इस गिरे हुए ब्लड शुगर लेवल ये एक स्विच ऑफ सिग्नल देगा फीडबैक मैकेनिज्म को और इंसुलिन सिक्रीट होना बंद हो जाएगी. अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो ये कौन डिटेक्ट करेगा? सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज विच विल सिक्रीट इंसुलिन इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स. जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट हुआ, इंसुलिन ने कंट्रोल किया ब्लड शुगर लेवल और लेवल फॉल हुआ. स्विच ऑफ मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया. स्विच ऑफ मैकेनिज्म ने इंसुलिन की सिक्रीशन को स्विच ऑफ कर दिया. दैट इज ऑल विच इज कॉल्ड द feedback mechanism. It's called the feedback mechanism and it is super important. So that is all for this chapter, but we had to discuss the diagram of the human brain also, so I'll get back to that before ending this lecture. Here it is, you see, this is our brain, the human brain. सबसे बाहर what can you see? The cranium, the skull, the bony box that you have, this one. I'll zoom it a bit again. Here do you have it? This yellow part, this is the cranium, the bony box that you have. Then what you have is the cerebrum, the main part of the brain here, where the main functions like the learning, intelligence quotient, इस सब के लिए cerebrum responsible है. The complete this thing here is the forebrain, जितना भी आपको ये दिख रहा है. Then you have this midbrain, वैसे भी mid में है, so you can see the midbrain here. Then you have this hypothalamus. Hypo means नीचे, so thalamus के नीचे क्या मिलेगा? Hypothalamus. I'll highlight this with another pen here. This is the hypothalamus. Thalamus के नीचे you will have hypothalamus. Then you have this pituitary gland. Wait, this is your pituitary gland. Now let me zoom out. This pink color is your pituitary gland. Oh wait, this here is your pituitary gland.
देन यू हैव योर हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन अगेन ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, which consists of the pons, the medulla and the cerebellum. This is the cerebellum, this tree-like part. Here, it is also called arbor vitae, which is the tree of life. Arbor vitae, which is the tree of life. Tree की तरह लग भी रहा है cerebellum. You see once again, it looks like a tree. Here, somewhat looks like a tree, which is responsible for the balance and posture of your body. And then at last you have this spinal cord, जो कि brain से connect हो रही है और it will फिर वो नीचे extend करेगी. So that is all for the lecture. I hope you liked my presentation. If so, do like, share and subscribe to my channel, and do wait for the next video. Bye bye. I hope you liked my presentation. If so, do consider liking, commenting, sharing it with your friends and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.